गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और प्रोग्राम का आगाज आज किसी और बात के बजाय हम क्यों ना एक लतीफे से कर लेते हैं। चलें सुबह सुबह हंसाएं। अब हम सब यहाँ पे स्टूडियो में जितने लोग हैं ना, इन सब का ऊंचा हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ने सुना तो है ना लतीफा। टीम इस वक्त सुन ले कि लतीफा शुएब को इस तरीके से सुनाना है कि हम सब ने हंसना है ऊंची आवाज में। सो गेट रेडी, ठीक है? लेकिन हम दोस्त का साथ भी दे सकते हैं, तो अगर नहीं भी हंसी आएगी तो हम ऊंचा ऊंचा हंसेंगे। चलें, एक मिनट, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब रेडी हैं। पक्की बात है? बिल्कुल सही है। चलें, सबकी तबीयत ठीक है? हाँ सबकी ठीक है। शुरू। अगर तुम ना हंसो मैं छोड़ूंगा नहीं सभी। सबने हंसना है, ठीक है? चलें सब हंसेंगे। मैं अब सुनाता ही नहीं हूँ। सिर्फ सुना देना प्लीज। नहीं, आप नहीं सुना। नहीं, मैंने टीम रेडी की हुई है। ओपनिंग का टाइम बड़ा कम है हमारे पास। हुआ ये कि एक अंग्रेज आया पाकिस्तान, वो लाहौर आया। इसे लतीफा चेंज कर दिया। अच्छा, ये तो मेरी मर्जी है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। तो एक अंग्रेज आया पाकिस्तान में, लाहौर आया। उसने किसी से पूछा मीनार पाकिस्तान का रास्ता। तो लोगों ने, उसने कहा कि क्या मीनार पाकिस्तान को यही रास्ता जाता है? तो लोगों, जिससे पूछता उसने कहा आहो। ठीक है। एक और से पूछा क्या मीनार पाकिस्तान को यही रास्ता जाता है? उसने कहा आहो। अब लाहौर में मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहा है, जवाब मिल रहा है। जब जब पूछता है कि क्या मीनार पाकिस्तान को रास्ता यही जाता है, जवाब है आहो। करते करते एक और बंदा उससे मिलता है, उससे पूछता है कि क्या मीनार पाकिस्तान को यही रास्ता जाता है? वो कहते हैं जी हाँ। ओके। उसने कहा कि ये क्या बात हुई? आहो और जी हाँ। हाँ, उसने कहा कि मैं पहले बहुत से लोगों से मिल रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या मीनार पाकिस्तान को यही रास्ता जाता है, तो जवाब था आहो। अब आपने कहा जी हाँ। तो उसने कहा कि देखें, अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो आपसे कहेगा जी हाँ, और कोई अनपढ़ होगा तो कहेगा आहो। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं पहले जितने लोगों से पूछ रहा था वो सारे अनपढ़ थे और आप हैं पढ़े लिखे। उसने कहा आहो। ऊंचा हंसे, ऐसे थोड़ी हंसने को बोला यार क्या चीज है? चले ऊंचा ऊंचा हंसे सारे। क्या ये क्या बात हुई? चलें 1 2 3 स्टार्ट। हो गया, ये लतीफा था। बहुत हंसी आई यार इतना अच्छा लतीफा सुनाया है मैंने आपको। आज के शो में। यार इतना लतीफा सुनाया है मैंने आपको। ये नाज़रीन को भी हंसे। तुम ये जान के इसने मस्ती की है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, कि मैंने सबको हंसाया है। देखें, आपने ये करना है। हाँ। आज आपने हमें लतीफे भेजना है, ठीक है? आज आपने एक मिनट रुक जाना लतीफे से पहले। सबीन, आप पढ़ी लिखी हैं? आहो। ये इतनी सी बात थी। आपने हमें जी आज लतीफे मैसेज करना है। हम चाहते हैं कि आप हमें लतीफे भेजें, और वो लतीफे हम प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे, लेकिन छोटे छोटे लतीफे, ऐसी कहानी नहीं सुनानी है, ठीक है? छोटा लतीफा था। अच्छा, एक और सुनाओ। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। एक और ब्रेक के बाद Okay, let's take a break में सुना दीजिएगा। सुबह सुबह नाज़रीन को लतीफे हजम नहीं होंगे। मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें। इसने आज तैयार किया, इसने ना हंसते ना हंसाने देना है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। रहिए साथ की राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक ले लें, आओ। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक चाय डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज।
EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा एक मौजू तालीम से जुड़ा है। अक्सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये बात देख रहे होते हैं कि किसी के बच्चे का किसी एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम आए, वो बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो समटाइम्स ये कमेंट सुनने को मिलता है सब बच्चों ने तो कर लिया था, आपका बच्चा नहीं कर पाया। और ये टीचर्स की तरफ से हमने ज़्यादा देखा है कि ये Absolutely. फलाने बच्चा बहुत स्लो है, ये बहुत जल्दी पिक नहीं करता या करती, या अब ये बच्चा तो ध्यान नहीं देता क्लास में। पहली बात तो ये होती है कि पेरेंट्स को ही टीचर से इस बारे में क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों नहीं करता। आधा दिन तो बच्चा आपके पास है, तो वो कैसे पिक नहीं करता। आपकी क्रिएटिविटी, आप किस तरीके से बच्चे की क्रिएटिविटी को सामने लाते हैं, बच्चे की जहानत को आप किस तरह से हर बच्चे को क्लास में इक्वली ट्रीट करते हैं। लेसन प्लान उसके हिसाब से होता है, तो उस तरह से कमेंट्स पास करने के बजाय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ पे फोकस किया जाए। बट शुएब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर बच्चे में अपनी सलाहियतें हैं, लेकिन उन सलाहियतों को किस तरह से हमने पहचानना है। बच्चे को बुली हमने नहीं होने देना या खुद नहीं करना, कंपैरिजन हमने नहीं करना कि फलाने का बच्चा ऐसा है तो फलाने का बच्चा ऐसा है। ना सिबलिंग्स में करना है, ना कजन्स में करना है, ना पीयर्स में करना, ना क्लास में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कंपैरिजन नहीं करना, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। जिस तरह आपने कहा हर बच्चे का डिफरेंट है, IQ ज़रा उसका डिफरेंट होता है। इस मौजूद में हम गुफ्तगू भी करेंगे कि अगर हर बच्चे का IQ डिफरेंट है तो क्या वाकई उसके लिए करिकुलम डिफरेंट होना चाहिए, कस्टमाइज करिकुलम होना चाहिए, और क्या ये वाकई मुमकिन है? इस मौजू पे बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत में ज्वाइन किया जिनकी अपनी जो बेटी हमारे पास प्रोग्राम में आ चुकी, गुल बख्तावरी, जो कि बड़ा अच्छा उनका IQ माशाल्लाह। हमें याद है कि हम उनके सामने फ्लैग्स रख रहे थे, वो हमें बता रही थी फटफट। यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो खुद क्या कर रही हैं, उस यानी गुल बख्तावरी की जो वालिदा हैं वो खुद क्या आप कर रही हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हुए, बिकॉज शी वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस। सबा अहमद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, शी इज़ वर्किंग फॉर दैट करिकुलम। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबा, ये आइडिया गुल बख्तावरी को देख कर आया कि करिकुलम होना चाहिए और हर बच्चे के हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। मैं असल में 12 साल से लगभग टीचिंग कर रही हूँ और मैंने अपनी इस फील्ड में मोस्टली चैलेंजेस देखे हैं बच्चों को, लेकिन मैंने उस नज़र से कभी नहीं देखा। जब मेरी अपनी बेटी स्ट्रगल कर रही थी, जब उसको स्कूल्स एडमिशन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो नॉर्मल कन्वे नहीं कर पा रही थी, और हमें लगा शायद वो ऑटिस्टिक है या हमें लगा उसका लो IQ है, लेकिन जब मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि उसका IQ एक्सेप्शनली हाई है, उसको बस एक टीचिंग मेथडोलॉजी डिफरेंट चाहिए, तब मुझे लगा कि अगर मेरी बेटी को इतना बेनिफिट हो सका तो फिर और भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, और भी ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि उनको गाइडेंस चाहिए, स्पेशल उनको एक फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए जिससे वो चीज़ समझ सकें। समझना इंपॉर्टेंस होता है, ना कि आप एक चीज़ जो है बच्चे को बोल बोल के कराएं, बल्कि वो समझ जाए एक चीज़, कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर ले तो वो सारी ज़िंदगी उसके माइंड में रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो आपने काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा उस बारे में अगर बता सकें कैसे आप उसको डिज़ाइन करें, क्या वाकई दुनिया में कहीं और पे ये एग्जांपल है हमारे पास? हमारे पास पाकिस्तान में तो मोस्टली, नॉट इवन पाकिस्तान पर मोस्टली कंट्रीज़ में ये होता है कि टीचर क्लासरूम में जाता है, माइंड में एक टॉपिक उसके होता है कि मेरे माइंड में आज एडिशन है तो मैंने आज एडिशन कराना है, एक स्टोरी है तो मैंने आज वो स्टोरी करानी है, और वो करवा के वापस चला जाता है। क्लास में ये सर्वे हमने खुद किया हुआ, रिसर्च के मुताबिक 15% बच्चे जो होते हैं वो स्लो लर्नर्स होते हैं, 20% फास्ट लर्नर्स होते हैं, और बाकी नॉर्मल रेंज में आते हैं। और इसमें ये होता है कि कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, और कुछ जो होते हैं वो मतलब उनको जल्दी कॉन्सेप्ट आ गया है, वो आधे लेक्चर में बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को एक साथ लेके चले, आप एक टॉपिक को 3 हिस्सों में पढ़ाएं। जो मेरा करिकुलम मैं जो डिज़ाइन करी वो एक ही टॉपिक है, टीचर को भी बर्डनाइज नहीं होगा, वो 3 हिस्सों में होगा। आप पहले उसको बेसिक तरीके से पढ़ाएं, किसी विजुअल एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाएं, कोई चीज़ सामने रख दें, 1 + 1, अच्छा आप कितने होंगे, छोटे बच्चे को बेशक, तो वो उसने विजुअली एक बच्चे ने ग्रास्प कर लिया, फिर उसको दोबारा आप बोर्ड पे लिख के कराएं। ठीक है, बेसिकली एक्सप्लेन, जैसे हमारे टीचर्स करते थे, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं, जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चलता है। उसके बाद उसी टाइम आप उसको उसमें एक चैलेंज डाल के, जो फास्ट लर्नर है उसको उसका भी कॉन्सेप्ट ग्रास्प करके आप उसमें एक चैलेंज डालें ताकि वो तीनों बच्चे इंगेज हो जाएं। अब 3 दफ़ा एक ही चीज़ को अपने 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन करके पढ़ाया है, ना टीचर के ऊपर बर्डन आया है, ना स्टूडेंट्स, पूरी क्लास को मतलब समझने के हर लेवल के बच्चे को समझ आ गई। जो स्लो लर्नर है उसको 3 बार रिपीट भी हो गया है, उसको भी समझ आ गई है।
स्लो लर्नर जो होते हैं मतलब वो ये नहीं होता कि बुरे हैं, मतलब ये बुरी बात है या स्लो है, नहीं, उनको सिर्फ क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए होती है, उनको रिपीटेशन चाहिए होती है, वो चीज़ दोबारा उनको पढ़ाएं। सबा ऐसे में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है जो आप बता रही हैं, और ये तो एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि हर स्कूल में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब टीचर्स का भी ये गिला होता है, वो कहते हैं अगर इतनी मेहनत हमें करनी है ये सब कुछ, तो उस लिहाज से वो कहते हैं हमें उसका मुआवजा भी तो नहीं मिलता। आई मीन उनकी सैलरीज को देखते हुए हमारे यहाँ, बिकॉज हमें देखें रूट कॉज को भी तो देखना है, अगर हम उसको नहीं फिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो ऐसे फिक्स नहीं होगी ना। तो वो यही चीज़ होती है कि इतनी मेहनत अगर रिक्वायर्ड है एक चीज़ के अंदर, ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करके इस करिकुलम को, इस मेथड को प्रैक्टिकल लाया जा सकता है? अच्छा, मैंने अपने लाइफ में ना एज अ टीचर भी काम किया इनिशियल स्टेजेस में। आप कोऑर्डिनेटर या आप हेडमिस्ट्रेस से प्रिंसिपल डायरेक्ट नहीं बनते हो, आप पहले टीचर बनते हो, फिर आप कोऑर्डिनेटर बनते हो, फिर आप एकेडमिक लेसन प्लानर। जब मैं टीचर थी, जब मैं टीचिंग करती थी, मुझे खुद बहुत बर्डनाइज फील होता था। उस टाइम पे हम इस तरह, मेरा ये करिकुलम मैंने नहीं बनाया था, तो एक स्टैंडर्ड था, लेकिन मुझे फिर भी जो बच्चा मतलब नहीं कर पा रहा उसके लिए फिर आपको याद होगा हमारे टाइम में भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। हमें रुक के एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स बनानी पड़ती थी। वो मुश्किल काम है। अगर आप टीचर के लिहाज से भी सोचें कि अगर एक टीचर को ये करिकुलम दे दें कि ये आपने एक ही टॉपिक 40 मिनट में पढ़ाना है, लेकिन पहले 10 मिनट ऐसे, फिर 10 मिनट ऐसे, फिर 10 मिनट ऐसे, तो उनको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको दोबारा एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक्स्ट्रा वर्कशीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, स्टूडेंट को भी समझ आ गया, टीचर के लिए भी इजी हो गया कि अगर उनकी क्लास को एक टॉपिक समझ आ चुका है, उनको दोबारा उस पर मतलब बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, ज़्यादा काम इसमें मेथडोलॉजी का है करिकुलम के बजाय। जी, मेथडोलॉजी देखिए 11-12 किस्म की मेथडोलॉजीज़ होती हैं। एक तो होता है आप विजुअली कराएं, और आजकल के ज़माने में ये स्टेम है, AI है, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, अब तो आप हर चीज़ जो है ना बच्चे को वीडियो के साथ दिखा सकते हैं। ये जो वीडियो होती है ये होता है उन बच्चों के लिए बड़ा ईजी जो स्लो लर्नर्स होते हैं। वो चीज़ें देख के, जो चीज़ देखी होती है वो उनको याद रहती है। आप अगर किसी बच्चे से पूछेंगे भी ना क्लास में सबसे मज़े का टाइम क्या था, उसको कोई वर्कशीट, कोई किताब का पेज याद नहीं होगा, उसको एक्टिविटी याद होगी, हमने इस टॉपिक पे ये एक्टिविटी की थी, फलानी गेम खेली थी, हमने गेम खेली थी। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी हम इसमें ला सकते हैं। इस तरह क्लासरूम आपका मतलब एक होता है इंगेज हो जाएगा, एक माहौल, इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होगी, ना टीचर पे बर्डन है ना स्टूडेंट पे बर्डन है। मतलब कि अब तो वो ज़माना चला गया रट्टा वाला, वो तो अब वैसे भी बहुत कम होता है। तो सब कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें वैसे भी कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन मेथडोलॉजीज में हम डिफरेंट डालेंगे हर, ताकि क्लास में हर बच्चा जो है, अब हम उसको बता भी नहीं रहे कि ये तुम स्लो लर्नर हो, तुम्हारी वैसे हम ये एक्स्ट्रा क्लास ले। अब आप एक बच्चे को एक्स्ट्रा स्कूल के बाद बिठा रहे हैं, उसको वैसे भी फील होगा कि मैं स्लो लर्नर हूं। होता था हमारे, अब देखिए अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास होती थी तो बुली किया जाता था, इतना नालायक है इस वजह से एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, इस तरह के कमेंट्स होते। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल तो वहीं से शटर हो गया ना। तो ये भी तो एक वो, अच्छा अब ये टीचर्स का रोल ओवरऑल भी, हम ये तो चलें करिकुलम की हम बात कर रहे हैं, बट जिस तरह टीचर्स के कमेंट्स होते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पे हो गए या ओवरऑल क्लास में बच्चों को पॉइंट आउट करना कि ये फलाना बच्चा, इसमें ये खामियां हैं, ये खामियां हैं, कोई अलकाबात दे देना बच्चों को, ये चीज़ें काफ़ी हद तक हमने देखा है प्राइवेट स्कूल्स में किसी हद तक हमें कम नज़र आ रही हैं, या चेंज आप देख रही हैं कि आ रहा है? इसमें देखें चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर होता है कि टीचर ज़्यादा बोलता है तो बच्चा थोड़ा सा वो प्राइवेट में अब ऐसा हो गया कि बच्चा बोलता है और टीचर जो है ना मतलब वो बोल नहीं पाते, गवर्नमेंट का भी बहुत चेंजेस आ गई हैं। आप काफ़ी सारे जो मॉडल स्कूल्स हैं, आप उनके आप सिस्टम जाके देखें तो हम उस दिन भी यही कह रहे थे कि आप क्यों नहीं भेजते गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को, आप एक दफ़ा ट्रस्ट तो करें सिस्टम पे। अब लिटरेसी रेट पाकिस्तान का पहले से काफ़ी बेहतर है, रिफॉर्म्स भी काफ़ी अच्छे आ गए हैं। आई थिंक नाउ वाज द टाइम कि मैं ये करिकुलम जो है इनको मतलब इंट्रोड्यूस करूँ, ये करिकुलम जो है मैं लेकर आऊँ। इट्स नॉट जस्ट फॉर प्राइवेट स्कूल्स, इट्स नॉट जस्ट, ये आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हो। 15 मिनट अगर आप अपने बच्चे को देते हैं, 15 मिनट आप एक टॉपिक उसके साथ 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन करके करते हैं, तो किसी न किसी लेवल पे वो ये कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लेंगे। अच्छा, एक इशू और भी है हमारे यहाँ कि जितना मर्जी हम इंक्लूसिविटी की बात करें, बट स्टिल आवर स्कूल्स आर नॉट इंक्लूसिव द वे दे शुड बी। ऑटिज्म या बाकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं बच्चों की, जब उनके साथ हम जाते हैं स्कूल में, एडमिशन्स ही नहीं देते स्कूल वाले, नहीं देते। मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इस चीज़ में स्ट्रगल कर रही थी। ये नहीं था, गुल को मैंने आपको बताया 1-2 की एज में उसको ABC पढ़ना लिखना सब आता था, वो जस्ट बात नहीं कर पाती थी, मतलब कि हाउ आर यू, फाइन, वो इस चीज़ में थोड़ा सा रिजर्व फील करती थी। उसका फोकस ज़्यादा था कि मैं चीज़ें सीखूँ,
उसको मुझे एज अ टीचर, एज एन मतलब एकेडमिक इस फील्ड में मुझे डिफ़िकल्टी होती है उसको एडमिशन्स दिलाने में। तो आम पेरेंट को तो मैं जो इसको आइडिया भी नहीं है कि मेरे बच्चे के अंदर ये खूबी है, ये वो है, उनको कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी। तो जो ये हम एक्टिविटी बेस हम कराते हैं, इसमें आपस में बच्चा इंगेज, एक हाई आईक्यू बच्चा लो आईक्यू बच्चे के साथ एक थोड़ा सा मतलब इंगेजमेंट, इनकी फ्रेंडशिप भी बढ़ती है। साथ में जो बच्चे का आईक्यू ज़्यादा होता है वो कहता है अच्छा मैं लीडर बनता हूँ, मैं करता हूँ, जो स्लो होगा उसको गाइडेंस भी मिलती है, साथ दोस्ती ही बनती है। तो इक्वालिटी और इन्वायरमेंट और बिहेवियर, ये सारी चीज़ें साथ इम्प्रूव होती हैं। ये जो वर्कशॉप्स होंगी, जो इंशाल्लाह आगे टीचर्स को हम गाइड करेंगे कि आपके लिए भी ईजी है, बच्चों के लिए भी ईजी है, दिस विल ओपन द डोर्स फॉर चिल्ड्रन लाइक हु नीड सपोर्ट एक्स्ट्रा। और जिनको ये नहीं होता कि अगर आपका बच्चा, मैं हमेशा ये भी पेरेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा फास्ट लर्नर है, टीचर ने लेसन दिया शुरू के 10 मिनट में उसको समझ आ गई आगे क्या होने वाला है, सब कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस भी सब समझ आ गए, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब सब हो गया। अब वो बच्चा बोर हो जाएगा, अगला जो है ना 20 मिनट वो बोर होगा। उसको इंगेज करने के लिए टीचर को चाहिए उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन दे। एक टीचर को क्लास में पता होना चाहिए मेरी ये बेंच है, ये थोड़े से स्लो है, वो जैसे एक माँ को पता होता है वो है थोड़े फास्ट है। अब जैसे एक माँ होती है टिफिन भी बनाती है ना, उसको पता होता है मेरा ये बच्चा ज़्यादा खाता है, इसको थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ, ये छोटा वाला ये ज़्यादा नहीं खाता, इसको कम देती हूँ। ये नहीं कि कम दे रही हूँ, वो ज़ाया करता है। तो वो थोड़ा सा एक माँ के माइंड से एक अपने थोड़ा सा पर्सनलाइज करेंगे ना, पर्सनलाइज टच जहाँ आता है, पर्सनलाइज एफर्ट जहाँ आती है, वो एफर्ट हमेशा शो होती है। क्योंकि हमने देखा है, मैं मेरा जो बेटा है मैं अक्सर देखता हूँ उसको, वो खुद ही बैग खोलेगा, अभी हम सिर्फ कहेंगे उसे होमवर्क कर लो, उसका होमवर्क उतनी टाइम में मुकम्मल है बिकॉज उसने फौरन से खोलना है, होमवर्क करना है, दैट्स इट, उसको खेलना है, उसे खेलना है। टीचर भी उसकी हमें उस दिन कह रही थी, कहती हैं कि अभी सिर्फ मैं पूछने लगती हूँ तो वो मुझे पहले से बता देते हैं, मैथ्स में भी अदरवाइज भी। तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि बच्चा बोर हो जाएगा बाद में, आपने उसे एंगेज रखना है, उसको एंगेज रखना है, उसको चैलेंज देना है। हमेशा ये चीज़ मैं आज भी बता रही हूँ, अगर बच्चा फास्ट लर्नर है वो चैलेंज मांगता है, अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो वो रेपिटेशन मांगता है, वो चाहता है वो चीज़ रिपीट हो। या तो आप फास्ट बच्चे को चैलेंज देंगे, दूसरे बच्चे को आप ये चीज़ रिपीट करके, मतलब रिपीट और क्लैरिटी मांगते हैं। दोनों सीखेंगे एंड पे, बाय द एंड ऑफ द डे दोनों सीखेंगे, और दोनों का जो है सिर्फ जो मेथोडोलॉजी रिदम है वो डिफरेंट। और जिस पे आपने खुद काम किया वो क्या लगता है कब तक आप इसे मुकम्मल कर पाएंगे, कब तक आप इसे इम्प्लीमेंटेशन की फेज में लेकर जाएंगी, एंड हाउ आर यू प्लानिंग फॉर दैट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ के साथ? मैं असल में ये सोच रही, पहले मैंने सोचा टॉपिक बाय टॉपिक, फिर मैंने कहा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इतने टॉपिक्स मैथ साइंस हो। फिर मैंने सोचा कि अगर हम टीचर्स को ही गाइड कर दें कि आप ये आर्ट है, किसी भी टॉपिक को किस तरह 3 हिस्सों में मतलब मेथोडोलॉजी के थ्रू ब्रेक डाउन करें, तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को जो कि आपका अपना सब्जेक्ट है। आप मैथ्स टीचर, आप मैथ्स को इस तरह पढ़ा सकते हैं, आप मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आप कर सकते हैं, आप AI को कैसे ला सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी को कैसे ला सकते हैं, आप विजुअल टूल्स को कैसे ला सकते हैं। सिर्फ मैं जो अब एक आप समझे, इट्स मोर लाइक अ बुक देन अ करिकुलम विच विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। आई एम गोइंग टू अपलोड इट कि मतलब पेरेंट्स को भी चाहिए हो, किसी को, आजकल तो माशाल्लाह पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड, इतने वो होते हैं, अवेयर होते हैं कि दे कैन ईजिली गेट दैट एंड दे कैन गो थ्रू। अच्छा मैंने ये चीज़ समझानी है, फर्स्ट स्टेप से नहीं हुआ, चलो इसके और मेथड्स हैं, उससे देखती हूँ, फिर उससे किसी ना किसी से इंशाल्लाह बच्चे का कॉन्सेप्ट सीख रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। पर क्या मेहनत इन्वॉल्व है और सब कुछ आपने स्कूल पे नहीं छोड़ना होता, घर में बच्चे को सिखाना है, और ऑब्वियसली उसके बाद स्कूल की जिम्मेदारी मिलकर चलना होता है बच्चे को। और वो बच्चा चाहे जो मर्जी उसकी कंडीशन है, वही वाली बात हमने की कि परफेक्ट कोई नहीं होता, हर बच्चा डिफरेंट होता है सिर्फ, और उसको एक बेहतर तरीके से आपको ट्रीट करना है, ना कि ये कि उसको आप बिल्कुल एक स्टिग्मेटाइज कर दें और बस ये चीज़ बता दें कि ये फलाना बच्चा तो ऐसा और ऐसा। और क्लास में भी डिस्क्रिमिनेशन ना रखें, इक्वालिटी के साथ चलें, और इंक्लूसिव हमें अपने क्लासरूम्स को भी बनाना है, बहुत ज़रूरी है। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है, एक मग में एक सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के
तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी वाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज 14 नवंबर है, ज़ियाबीतस का आलमी दिन, डायबिटीज़ डे। इसके मुतालिक आज हम बात भी करेंगे। कुछ स्टैट्स आपके सामने हम हर दफ़ा रख भी रहे होते हैं, आज फिर रखेंगे। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ से मुतासर हैं और उनकी ज़िंदगी उसी हिसाब से चल रही है। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप पे है, जहाँ पर हर साल नए केसेस का इजाफा हो रहा है। जिस तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। दुनिया की बात करें WHO के मुताबिक 53 करोड़ अफराद ज़ियाबीतस के मरज़ में मुब्तला हैं और ये तखमीना लगाया गया कि 2030 तक की तादाद बढ़ के 64 करोड़ हो जाएगी। और इसमें भी आप ये देखें कि अगर आपने सही प्लान नहीं किया, और जो सही प्लानिंग हम नहीं करते, उसकी वजह से 15 लाख लोग हर साल इसकी वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। अभी वो स्टैट्स हैं, इस पर बात करना इसलिए इंपॉर्टेंस है कि ज़ाहिर है इसको समझते हुए हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, चीज़ें आगे बढ़ा रहे होते हैं। क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं? ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या हमें अभी अवेयरनेस आई है कि हमें अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना है? क्योंकि ये सारे सवालात जहन में उठ जाते हैं जब हर साल हम सेगमेंट, कितने साल हो गए आपको मुझे बात करते हुए, नॉट जस्ट दिस डे, हम अदरवाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन 14 नवंबर को हम स्टैट्स शेयर कर रहे होते हैं और स्टैट्स में कमी हमें दिखाई नहीं देती है, बल्कि डबल ट्रिपल जो है वो इजाफा हुआ होता है। और फिर सवाल जहन में उठते हैं कि क्या ये जो हम बातें कर रहे होते हैं इसका फ़ायदा भी होता है? बिकॉज हम तो यहाँ पे बात करते हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, बट क्या एक्चुअली हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अदनान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये इतने मरीज़ आपके पास डेली बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि इजाफा आप भी देख रहे हैं दिन ब दिन। हम तो साल में एक रिपोर्ट शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास तो क्लिनिक में बेतहाशा लोग आ रहे होंगे। जी, जिस तरह आपने स्टैट्स बताए, इट्स वेरी ट्रू रिफ्लेक्शन। इनफैक्ट ये शायद प्रॉपर रिफ्लेक्शन है भी नहीं, वी आर जस्ट सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो इन एक्चुअल, बिकॉज इन पाकिस्तान हमारे पास जो उसको डॉक्यूमेंट करने का, ये जो स्क्रीनिंग का जो है उस तरह से प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। सो नंबर्स आर फॉर हायर देन द एक्चुअल वैल्यूज़। और जो इसमें जो ट्रेंड है, पहले तो जो डायबिटीज़ का मर्ज़ था हम लेबल करते थे कि जी 40 से 50 साल की उम्र में होगा, बट नाउ अ डेज आई एम सीइंग, आई मीन मोस्ट ऑफ द फिजिशियन एंड द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आर सीइंग द यंग डायबिटिक पेशेंट्स टाइप 2 कि आपकी 20s में और इवन अर्ली आपके लेट टीन्स में भी द पेशेंट दे आर कमिंग अप विद द डायबिटीज़, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। और जो हमारी जो न्यूअर जनरेशन है और जिस तेज़ी से इसका इजाफा हो रहा है, क्योंकि अगर किसी के रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम एशियंस पॉपुलेशन में, हम पाकिस्तानीज़ में सबके साथ वो रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो आफ्टर द एज ऑफ 10 ईयर्स ये सारा प्रोसेस ये बैकग्राउंड में चल रहा होता है और उसको फिर जो ट्रिगर करता है वो हमारा लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से जो यंग ऑनसेट डायबिटीज़ है इट्स वेरी मच ऑन द राइज। जो ओल्डर एज में तो हो ही रही थी, अब जो यंगर एज में है, और ना सिर्फ डायबिटीज़, इसके साथ जो एसोसिएटेड मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं वो, बिकॉज डायबिटीज़ नेवर कम अलोन, इट कम्स इन अ पैकेज। सो द नंबर्स आर वेरी कंसर्निंग। और यही है कि जिस तरह से हम अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, कि अगर अभी हम थोड़ी सी आगाही लोगों में अवेयरनेस एक फैला दे तो ना सिर्फ हम इस मर्ज
से बच सकते हैं, इसको शिकस्त दे सकते हैं और इसको अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं। और इसमें पाकिस्तान एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सोसाइटी क्या रोल प्ले करी? यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। जी, जो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी है उसकी बहुत ज़्यादा इसमें एक जो पार्टिसिपेशन है एट द इंटरनेशनल, नेशनल और कम्युनिटी लेवल्स के मुख्तलिफ अवेयरनेस वीडियोज़ हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, जो आपके जो फिजिशियंस हैं, जो आपके GPs हैं, उनमें एक अवेयरनेस, एक प्रोग्राम्स क्रिएट कर रहे होते हैं कि हाउ टू मैनेज डायबिटीज़, हाउ टू रेज अवेयरनेस अमंग द जनरल पॉपुलेशन। इसमें हमारे एक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हम कर रहे हैं। बच्चों के लेवल्स पे हम बात करें, एक सेहत के कहानी, एक जो एक एनिमेटेड सीरीज़ का एक चैनल है जिसमें बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ जो उसमें वीडियोज़ हैं फॉर द यंगर जनरेशन किड्स के लिए कि किस तरह से उनको एक आगाही की जाए कि किस तरह से एक हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट है, हेल्दी लाइफस्टाइल का कितना अहम रोल है। इसी तरह मुख्तलिफ जो सेमिनार्स के थ्रू हम डायबिटीज़ की प्रॉपर मैनेजमेंट कि किस तरह से हम इसका जब किसी को द वन हु आर सफरिंग विद द डायबिटीज़, उनकी जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनको प्रॉपर मैनेज आज कर पाएंगे तो उनकी जो लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बच सकते हैं। बिकॉज एक बंदा, एक डायबिटिक पेशेंट्स, जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए एंड वंस ही और शी डेवलप द कॉम्प्लिकेशन, इट्स नॉट जस्ट द पेशेंट, द फैमिली एज अ होल वो सफ़र कर रही है और एज अ होल जो आपका जो डिजीज़ बर्डन, जो आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन जो आपका इंक्रीज हो रहा है ऑन द कंट्री इकोनॉमी, इट रियली मैटर्स अ लॉट। हेल्थ वाकई हमारे हेल्थ सिस्टम पे जो हमने ओवर बर्डन किया हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी अपनी बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं उसके अंदर, तो हमें उस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को ज़रूर हमें देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट की आपने बात की, किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? उसके ज़रा प्रिवेंशन की भी हम बात करेंगे कि ऑब्वियसली जब आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो रिस्क फैक्टर तो है आपके साथ। ये भी बताएं कि कैसे मैनेज किया जा सकता है जिसको है और फिर प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात की जाए, इसके जो 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है। मेडिकेशन सबसे आखिर में आती हैं। सबसे नंबर 1 इज़ कि आप खा क्या रहे हैं, नंबर 2 आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। और लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्लिकेटेड जिसमें हमने किया हुआ है, वी जस्ट नीड टू गो टू आवर बेसिक्स, जो पूरी दुनिया वेस्ट उसको करिए, जो ऑर्गेनिक खाएं, सिंपल खाएं, घर का खाएं, ठीक है। जितना प्रोसेस फूड्स लेंगे, जितना प्रोसेस कार्ब्स लेंगे, उस तरह से आप इसका जो जितना कार्ब्स लेंगे उतना आपका शुगर बढ़ेगा और फिर उसके मैनेजमेंट में मसले होंगे कि आप जो चाहे खा रहे। जी, डायबिटिक पेशेंट है, जी मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ या मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, तो मैं इलाज तो कर ही रहा हूँ ना, तो मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी है, लिवरेज है, जी मैं जो चाहे खा लूँ। इट डजंट वर्क लाइक दिस, ठीक है। तो आपने अपनी जो फूड कॉम्पोनेंट है वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और वही वाली बात है कि जिस तरह आपने जो प्रोसेस शुगर्स है, प्रोसेस फूड्स हैं, जंक फूड है, ये बेवरेजेस हैं, इनको आपने अवॉइड करना होता है। डेली एक्टिविटी कि आप कर क्या रहे हैं, आप एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ पर वीक ही अगर आप 30 to 40 मिनट्स की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये आपकी ओवरऑल डायबिटीज़ मैनेजमेंट एंड नॉट जस्ट द डायबिटीज़, आपके ब्लड प्रेशर्स, द कोलेस्ट्रॉल्स, आपके हार्ट डिजीज़, आपके मसल हेल्थ ओवरऑल, और आपके मूड, जो आजकल एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सब लोग अब कह रहे हैं कि जी आप जो मेडिकेशन है उससे पहले आप जो नेचुरल तरीके हैं, उसमें नेचुरल तरीकों में डेली एक्टिविटी, वॉक वगैरह कर रहे हैं आप इन तरीक़ों से, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी इसका बड़ा अहम रोल है। उसके बाद मेडिकेशंस आ देती हैं। अब कुछ लेटेस्ट मेडिकेशंस भी आई हैं जिसमें कुछ इंजेक्शंस, कुछ इंजेक्टेबल्स हैं जो कि आपका वेट लॉस में आपको हेल्प आउट करते हैं। बिकॉज जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक विद योर वेट, ठीक है। जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उतना आपका जो शुगर के जो पैरामीटर्स हैं दे विल बी डिस्टर्ब। तो कुछ लेटेस्ट मेडिकेशन है और पाकिस्तान में ये प्रिविलेज है कि वो थोड़े काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस में दे आर अवेलेबल, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन है। उसके अलावा वी हैव द ओरल मेडिकेशन, देन वी हैव द इंसुलिन। बट अगेन जो भी आपकी मैनेज दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। बड़े हो तो उनको पता कि मीठा मीन्स स्टीविया। हाँ, वो कर दें या नेचुरल। देखें, अब चाय में अगर है, कुछ लोगों को अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम बगैर चीनी के चाय पीने की आदत डाल दें, और बिलीव यू मी कि अगर आप एक दफ़ा आप वो कर लें तो आपको चीनी वाली मीठी लगती है। अच्छा, इनफैक्ट ब्लैक कॉफी से आप देख लें कि अक्सर लोग कहते हैं, पहले कहते हैं हमें कड़वी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, फिर आपको एडिक्शन हो जाती है, फिर उसमें आप चीनी डाल ही नहीं सकते, आपको वही एक कड़वा टेस्ट, वो आपको कड़वा फील भी नहीं हो रहा होता। तो ये हैबिट्स डेवलप करने की बात है। इसी तरह के आपकी अल्लाह ताला ने जो आपका जिस्म इतना फ्लेक्सिबल बनाया है, जो आपके टेस्ट बड्स है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप, उनको आप जिस तरह से लेकर जाएंगे अपने मैदे को, जिस तरह से आपने ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है वो रहेंगी, एंड दे डू एग्जिस्ट। तो शुरू से ही अगर बचपन, जो हम बात करते हैं अवेयरनेस की,
कि हम तो चले डायबिटीज, जो हमारी यंगर जनरेशन है, जिस तरह का फास्ट फूड चल रहा है, जिस तरह का प्रोसेस शुगर्स चल रहा है, जिस तरह से कार्ब इंटेक्स, पास्ताज, नूडल्स, पिज्ज़ाज, ये सारी चीज़ें ये कार्ब लोड्स हैं। तो अगर शुरू से ही उनके जेनेटिक्स में उनको ज़्यादा इंसुलिन बने जा रही है, उनके मैदे को इस चीज़ों की आदत पड़ गई है, तो 20s में 30s में जो उनको अल्लाह ना करे हो, बट अगेन द शुगर होने का जो रिस्क है इज वेरी मच ऑन द हायर साइड। यही वजह है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, हम उसमें अब शुगर, पहले तो कहते थे एक एज रखी होती थी हमने, अब तो हर एज में 50 साल 60 साल, इससे अब तो हर एज में हम देख रहे होते हैं कि शुगर जो है वो हो रही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो शुगर पेशेंट्स हैं, अक्सर वो एक लाइफस्टाइल के साथ चल रहे हैं, कभी शुगर मॉनिटर कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, और एक पॉइंट आता है जहाँ पर उनके ऑर्गन्स पे उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, और हमने ऑर्गन्स को ज़ाया होते हुए देखा है। नज़र की बात करें, उसमें बहुत सारे किडनीज़ की बात करें, या कहीं ना कहीं हमने एक बहुत ज़्यादा डैमेज होते हुए देखा है। कि किस तरह से, क्या इंडिकेशंस होती हैं कि ये अब आपकी ऑर्गन्स पे डायबिटीज़ का असर हो रहा है, और कुछ टेस्ट करवाने ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट है? देखें, जिस तरह कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें, जो आपकी ब्लाइंडनेस है, जो आपकी जो डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है, उसकी जो नंबर इट्स द फोरमोस्ट कॉज, द टॉप मोस्ट कॉज फॉर कॉजिंग द ब्लाइंडनेस। अगर हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़, जिसमें रीनल किडनीज फेलियर्स हो जाते, पेशेंट दे कम ऑन द डायलिसिस, तो अगेन जो डायबिटीज़ है दैट इज़ द लीडिंग कॉज। तो उसमें देखें, ये एक दिन में डेवलप नहीं होता, ठीक है, ये सालों साल के बाद डेवलप होता है। कुछ लोग, इसीलिए हम फ्रॉम डे वन कहते हैं कि अपनी शुगर्स को लाइट ना दें, कैजुअली ना करें, क्योंकि ये हर लम्हे जितना आपके शुगर्स अगर ज़्यादा रहेंगे, आपकी एक टारगेट है ना 80 to 180 टाइम इन रेंज का, ये कॉन्सेप्ट है, HbA1c आपने 6 to 7% रखना है। अगर तो आपके पैरामीटर्स रहते हैं तो आपका जो कॉम्प्लिकेशंस होने का जो रिस्क है वो कम से कम होगा। लेकिन अगर आपका शुगर्स इन रेंजेस में नहीं रहते तो डेफिनेटली हर साल जो कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है वो ज़्यादा होता जाता है। और ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी इवन शुगर से पहले जो प्री डायबिटीज़ की स्टेज है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर एक शुगर का मरीज़ है, उसने अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखी, ठीक है, और वो प्रॉपर अपने फिजिशियन को नहीं दिखा रहा, अपनी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, और कभी दिल किया तो जब शुगर चेक कर ली, या सालों साल उसने बिल्कुल वो नहीं किया, तो अगेन उसका कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क ज़्यादा है। उसमें हम यही कहते हैं कि आपने साल के साल एटलीस्ट ईयरली आपने अपने मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस के कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें हम यूरिन फॉर प्रोटीन यूरिया, या आपका रेटिनल एग्जामिनेशन करके देख लिया, किडनी फंक्शंस देख लिया, आपका लिपिड प्रोफाइल देख लिया, इन सारी चीज़ों को अंडर हम मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ठीक है, तो ईयरली एटलीस्ट आपका फॉलोअप होना चाहिए विद योर फिजिशियंस, आपकी शुगर्स नॉर्मलाइज होने चाहिए, तब आपका कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क कम होता है। और एक दफ़ा ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, कोई मेडिकेशंस इसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकती। वो कहते हैं लोग डायबिटिक पेशेंट, जी हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, जलन होती है, रात को टांगों में बेचैनी होती है, इस व्हाट वी कॉल द डायबिटिक न्यूरोपैथी। एक दफ़ा नर्व्स डैमेज हो गई, उनकी हीलिंग उस तरह से नहीं, और कोई फिर जो दवाइयाँ या मेडिकेशंस होती हैं वो उनकी अलामात को कम करने के लिए होते हैं, उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं होती। मैनेज हो सकते हैं वो भी एक हद तक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो दावा करते हैं कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर देते हैं, ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखें, अगेन ये सुनने तो साउंड्स वेरी फैंसी कि एक डायबिटिक पेशेंट है, वो उसको कोई कह दिया आपकी शुगर तो हम ख़त्म कर देंगे, तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। इसमें अगर हम साइंटिफिकली देखा जाए, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है शुगर रिमिशन की। अगर न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ है, यंग पेशेंट है, उसका वेट ज़्यादा है, लेट्स से ओवर वेट, वो 15 या 20 kg है, तो अगर अपना वो ही और शी विल बी एबल टू लूज द वेट, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि जो इनिशियल शुगर है वो रिमिशन में चली जाएगी। लेकिन अगर और अपने लाइफ स्टाइल में उन्होंने चेंजेस कर ली, कार्ब्स को बिल्कुल कट डाउन कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसी वेट लॉस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होगी, शुगर जो अगर 7-8 HbA1c है तो देयर आर चांसेस कि उसमें बेहतरी हो जाए। लेकिन अगर एक शुगर, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी आप रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दें, आपकी शुगर ही ख़त्म हो जाएगी, कि आप मुख्तलिफ डाइट्स हैं, कीटो डाइट्स, एटकिन डाइट्स, ये कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन जो हमारी जो स्टेपल फूड है, द राइस एंड द वीट, उसको हम बचपन से अगर कोई मरीज़ ले रहा है, आप उसको किस हद तक छुड़वा देंगे? उसको फ्रूट्स, हर चीज़ छुड़वा दें, मीठा, बस उसको कहें जी आप मीट लें, प्रोटीन्स लें, उसके फिर अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ऐसे लोग हैं जो आपको इस तरह से कहते हैं कि जी आप रोटी चावल छोड़ दें, कार्ब्स ना लें, तो आपको शुगर बढ़ेगी नहीं, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, शुगर ख़त्म होगी। इट डजंट वर्क लाइक दिस ना, ठीक है। वो 15 दिन ले लेगा मरीज, 1 महीना ले लेगा, उसके बाद वो खुद ही इरिटेट और बोर हो जाएगा। हमारा वो कल्चर भी ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं कि अगर आप इंसुलिन पे हैं, बिकॉज टाइप 2 की ही बात इस वक्त हम कर रहे हैं, कि उसमें अगर आपने
छोड़ने की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक डाइट प्लान के साथ कि अच्छा इतनी चपाती का साइज़ ये हो, आपने इतना खाना है, अगर आपने आज चपाती खा लिया है या आज आपने ये खा, तो आप ये ना खाएं, इस दिन आप ये कंज्यूम कर लें, चावल आपने खाना तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इसमें आपने एक्सरसाइज कितनी करनी है, आपने वेट पे कितना काम करना है एक्सरसाइज करके, तो फिर वाकई आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बेहतर हो जाती है। आप इंसुलिन पे उतना शायद डिपेंडेंट नहीं होते। समटाइम्स डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप इंसुलिन से वापस ओरल मेडिकेशन पे आ जाते हैं, ये हो जाता है? अगेन इट कैन हैपन, बट द थिंग इज कि वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर एक पेशेंट है, क्योंकि ना देखें इंसुलिन कब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, जो आपके टाइप 2 की हम बात करें कि जब टाइप 2 का इनिशियल डायग्नोसिस होता है तो 50% जो आपके इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स वो ख़त्म हो जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिक्लाइन आ रहा होता है, और जिस तरह से आपकी शुगर प्रोग्रेस करती है उनमें और कीप डिक्रीजिंग ना, ठीक है। अगर आपके पास इंसुलिन रिजर्व्स ही नहीं है फिर तो डेफिनेटली यू एंड अप विद द टेकिंग इंसुलिन। लेकिन अगर एक पेशेंट है जो कि इनिशियल फेजेस में ही लेट से वो इंसुलिन पे जाता है या और वो अपनी डाइट में मॉडिफिकेशंस ले आता है, लाइफस्टाइल के साथ उसको अपनी एक्टिविटी को अपना डे टू डे लाइफ का पार्ट बना लेता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, फिर देयर आर सर्टेन मेडिकेशन जो कि साथ साथ जिस तरह हमने इंजेक्टेबल्स की बात की जो कि वेट लॉस में उसको हेल्प आउट करते हैं। तो अगर इस लाइफस्टाइल के साथ उसमें वेट में कमी की जाए तो डेफिनेटली जो उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मे बी द पेशेंट कैन बी ऑफ इंसुलिन एंड कैन बी मैनेज्ड विद द लाइफस्टाइल। पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये हमारा बड़ा मसला है कि हम किसी के भी ज़िंदगी में अगर तब्दीली आ जाए, कोई सक्सेस हम देखें तो हम कहते हैं कि ओहो इसने वो इंजेक्शन लगवाया था या इसने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की थी, अब हम भी करते हैं। हर बंदा डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसकी रूटीन डिफरेंट है, और आपने राय लेनी है एक्सपर्ट की। ये हमेशा कहते हैं, और बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास ना जाएं, उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आपको लगता है कि टेंडेंसी मौजूद है, आपकी फैमिली में एक चीज़ रन करी है, तो अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं। हमारे यहाँ क्योंकि एनुअल स्क्रीनिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनुअल स्क्रीनिंग अपनी करवाएं, और उसके बाद जो डॉक्टर जिस तरीके से आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं आप उस तरीके से उसको फॉलोअप ज़रूर करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, जोंग 4G। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। चाची आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है।
और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। वेलकम बैक। जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमारा सेट इस वक्त बहुत प्यारा सा हो चुका है और वाकई जब ये कलर्स आ जाते हैं तो आप भी लाइवली फील करना शुरू कर देते हैं। ट्रक आर्ट पे आज हम बात करेंगे। एक ट्रक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कैलीग्राफी से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और बहुत बड़े उस्ताद हैं जिनसे उन्होंने सीखा, उसके बारे में भी बात हम ज़रूर करेंगे। और शोएब, एक एक चीज़ उसकी डिटेलिंग मैं तो वैसे ही बहुत इंप्रेस हो चुकी हूँ इस वक्त। एब्सोल्युटली जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं एजाज अहमद मुगल साहब। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है और इस वक्त भी लोक विरसा में जो लोक मेला सजा है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इससे पहले भी कई सालों से 30 सालों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी उनके वालिद साहब भी। सो आज हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। एजाज साहब थोड़ा सा बताएं कि ये शौक कैसे पैदा हुआ, वालिद साहब को देख के शौक पैदा हुआ? बेसिक जो है ना, पहले मैं कैलीग्राफी मैंने सीखी खाना फ्रांग ईरान से। वहाँ से करते करते जब कैलीग्राफी थोड़ी सी कम होती गई, फिर बैनर, बोर्ड, स्क्रीन प्रिंटिंग। फिर मेरे बुजुर्ग जब सीढ़ियाँ घोड़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे ना, तो उन्होंने मुझे फिर मेरे उस्ताद जी को कहा कि इसको ट्रक आर्ट में ना मेरे साथ इसको कहो कि मावनत करे। फिर मैंने ट्रक आर्ट को जो है ना प्रॉपर ज्वाइन किया। फिर मैंने 2000 से शुरू किया। अभी मेरे 25 साल तकरीबन ट्रक आर्ट को होने वाले हैं। वैसे मेरे तो 32-33 साल पूरे अपने आर्ट को ही दे दिए। जबरदस्त। और सीखा आपने वालिद साहब से ही ज्यादा? मैंने अपने मुख्तलिफ उस्तादों से सीखा। जैसे मैंने आपको कैलीग्राफी का कहा, मैं सलमा आर्ट भी करता रहा हूँ उस जमाने में, क्योंकि सलमा आर्ट भी चलता रहा। ये बैनर बोर्ड, यानी कि हम हाथ से ना अखबारों पे कॉलम वगैरह ये लिखते थे। अब तो कंप्यूटर आ गया ना, अखबारों में हाथ अखबारों में हाथ से। ये दौर हमने नहीं देखा। वो जो है ना, हम कॉलम छोटे छोटे लिख के किसी के 1 रुपया, किसी के 8 आने, वो बड़ा मुश्किल काम होता था। तो वो फिर करते करते, अब ये चीज मैं थोड़ी सी ये भी बताऊंगा कि ये ना हो कि जैसे ये अभी ट्रक आर्ट आप सजा हुआ देख रहे हैं, जैसे आप पीछे चले जाएं, कैलीग्राफी खत्म हो गई, बैनर, बोर्ड, स्क्रीन प्रिंटिंग, इस तरह तक के काम, सलमा आर्ट खत्म हो गए। तो ये ना अल्लाह ना करे कि ये काम भी खत्म ना आ जाए। यानी अभी तो ये नजर आ रहा है लोग मेले में। जब हम पहली दफा PNCA में गए तो लोगों ने कहा कि ये ट्रक आर्ट ये क्या चीज है जी। आप ये अभी जो ट्रक आर्ट आपको नजर आ रहा है ना, इसमें तो हमने भरपूर मेहनत की है। उससे पहले जो हम पहली दफा PNCA में लेके गए, नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट इस्लामाबाद में, तो लोगों ने कहा ये टूटे फूटे बर्तन किधर ले आए हो। तो मैंने अपने बुजुर्गों को कहा, मैंने कहा दफा करो, ये काम करते ही नहीं है। तो उनके दिल से एक फीलिंग थी, उन्होंने कहा कि एक वक्त होगा मैं नहीं होऊंगा, ट्रक आर्ट का बड़ा नाम होगा। तो वो वाकई आज वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन वो हम में ही है कि मैं जब उनकी बातें कर रहा हूँ तो समझ लो कि मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ज़रा आपने उस काम को जिंदा रखा हुआ है और आप जैसे बहुत से और लोग जो ट्रक आर्ट से जुड़े हैं। वाकई देखिए, हाँ, ये हमारी सकाफत को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप जब भी कोई ट्रक आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज लेकर जाएंगे जिसपे ट्रक आर्ट हुआ हुआ है, वो ऑटोमेटिकली बताता है कि अच्छा ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ ट्रक आर्ट को बहुत ज्यादा उसे मुंसलिक किया जा रहा होता है। एब्सोल्युटली। जैसा कितना मुश्किल है ये आर्ट, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि मैंने इस वक्त हाथ में उठाया। शोएब, आप इसकी डिटेलिंग चेक करें। कलर के ऊपर कलर है,
फूल के ऊपर फूल है और हर फूल की हर पेटल का कलर मुख्तलिफ है, उसका शेड डिफरेंट है। ये देखने में हमें लग रहा होता है कि ये कितना आसान से ट्रक आर्ट है जी, इसको करना एक्चुअली कितना मुश्किल है? ये चीज़ें जो है ना, मैं खुद जो है ना खोजी टाइप सा आदमी हूँ, तो मुझे ख्वाहिश होती है कि नहीं से नहीं, ये अब मैंने फर्स्ट टाइम किया है। तो इस तरह की चीज़ें मैं बेशुमार करता हूँ कि जो चीज़ें बाजार में ना मिलें, ये इधर कछुआ पड़ा होगा छोटा सा, बिल्कुल उस पे आप देखें कि ऐसी चीज़ें कि जो चीज़ें बाजार में मिल तो जाएं, लेकिन उसके ऊपर ट्रक आर्ट करते हुए ना जो भी आर्टिस्ट है उसको पता चले, या देखते हुए जो भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट है, क्योंकि ट्रक आर्ट जो है ना अनपढ़ लोगों की इजाद है, पढ़े लिखे लोगों की, इसकी कोई डिग्री नहीं है, उसका कुछ नहीं है। हुनर तो हुनर होता है ना। लेकिन इसको लिए ना हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक से 6 महीने लोग आते रहे हैं, तो उन्होंने इसको रिसर्च करने के लिए कि आया कि ये लोग वाकई करने वाले हैं मेरे बुजुर्गों के पास। तो अब जो बंदा PhD करेगा, PhD में ये ट्रक आर्ट बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब इस तवज्जुह से ना मुझे NCA लेके जाता है, मुझे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लेके जाती है, यानी कि ट्रक आर्ट के मतलब आप लेक्चर दें और साथ बताएं। इसी तरह मुख्तलिफ एम्बेसीज वाले वो मुझे हायर करते हैं। जैसे अब मैं लोक विरसा में बैठा हूँ, तो लोक विरसा में फिर हमें यानी कि एक तरह के राब्ते मिलते हैं, जैसे आपके पास मैं पहुंचा, ये एक राब्ता है। इसी तरह इधर से यानी कि मीडिया के तवज्जुह से कोई देख रहा होगा, तो फिर यानी कि ये राब्ते मेरे बाल होते जाएंगे, फिर मुझे और शौक बढ़ता है। जब आप जैसे लोग सेट पे बैठ के, पढ़े लिखे लोग कैमरों के सामने, कभी हमने इन चीज़ों को देखा तो नहीं था ना, लेकिन ये चीज़ें यानी कि मैं भी कोई इतना ज़ाती तौर पे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ चीज़ें सीना बसीना चलती हैं। जैसे ये ट्रक आर्ट है ना, मैंने वहाँ 42 नफल पढ़े हैं, लोग एक नफल यानी कि समझते हैं, यानी कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये चीज़ें कुछ हमारी जैसे ज़बानें 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आप जब बाहर जाएं तो मुआंदरे चेंज होते हैं, यानी कि खाने चेंज होते हैं, इस तरह की और चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसी तरह हमारा ट्रक आर्ट भी ना चेंज होता है। और वो ट्रक जरा दिखाएं जिसके ऊपर बोरी लगी हुई है, कपड़ा लगा, क्या बोलते हैं, कपड़ा बोलते हैं क्या? ये तरपाल बोलते हैं। तरपाल बोलते हैं। ये देखें जरा, ये सारा मेरा खुद हाथ का बना हुआ है। तो ऐसे लगता है वाकई वो जो बड़ा वाला ट्रक होता है ना, उसको आके हमने ना छोटा करके मिनी वर्जन, ये जो है ना हमारे से गोरे खरीद के लेके जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी चीजें नहीं लेके जाते। हम जैसे तो जैसे बाहर से कोई आता है ना, तो वो चीजें कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या लाया, फलां के लिए क्या लाया, हमारे गिफ्ट के तौर पे जो है ना छोटी चीजें कैरी करते हैं। उन्होंने ना लिखी होती हैं तरतीब से चीजें कि हमने ये लेना है, ये लेना है, ये उसके लिए लेना है। तो वो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं अभी क्रिसमस के बाजार भी कर रहा हूँ, और मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ इस टाइम कि ट्रक आर्ट प्लस मैंने जो है ना क्रिसमस के ऊपर काम किया। और इस दफ़ा मैं दोबारा मुख्तलिफ एम्बेसियों के साथ दोबारा करने लगा हूँ, और उन एम्बेसियों ने मुझे हायर किया। देखते हैं कि दिसंबर में स्पेशली पूरी दुनिया में हम देख रहे होते हैं कि क्रिसमस के बाजार भी सज रहे होते हैं, जब यहाँ सज रहे उसमें हमने ट्रक आर्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अच्छा, आप जो बता रहे थे कि अब पढ़ाया भी जाता है और आप खुद यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, तारीख क्या है ट्रक आर्ट की, इसका आगाज कहाँ से हुआ था? ट्रक आर्ट जो है ना, पहले तो ये चलता रहा, यानी कि उसमें सिर्फ नंबर प्लेट लिखी जाती थी और गुड्स का नाम लिखा जाता था, ज़्यादा प्रोपराइटर लिखा जाता था, जिसका भी वो उसके नाम से, यानी कि उसका बेटा है कोई भी है उसके नाम से लिखा जाता था। और ट्रक आर्ट उस टाइम का बहुत मुश्किल था। अब तो सारी चीज़ें रेडीमेड, यानी कि उसका बम्पर है, उसको काटें, ग्राइंडर से काटें और आके नया लगा दें। उस टाइम की जो बाडियाँ थी वो यानी कि लकड़ की बाडियाँ हुआ करती थी, और उनके ऊपर पटीने लगाना, रंग, यानी कि आज तो रंग भी आपको बाजार से मिलते हैं, वो पटीने रंग चीज़ें, यानी कि वो पुराने जो गोटा लगा के रंग बनाना, मच्छी श्लेष के साथ रंग बनाना, अब काफ़ी सारी चीज़ें माधूम होती जा रही हैं। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ दरबारों पे काम करते थे, तो वो बाहर का काम यानी कि रंग नहीं लाते थे, वो खुद वो पत्थर लेके पीस के फिर उस तरह बनाते थे। तो इसी तरह हमारे ट्रक आर्ट में भी ना उसकी जो पटीने थी, उसके लेप थे, वो खुद किए जाते थे। लाइट तो थी नहीं, लालटेनों के ज़रिए सख्त सर्दी, यानी कि पो माह की जो सर्दी होती है, सही सर्दी होती है, उसमें वो काम किया जाता था, तो महीनों लगते थे। अब तो हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है ना ट्रक तैयार हो जाता है। लेकिन ट्रक आर्ट को ना कुछ 4 लोग थे जो करने वाले थे। जेलम से यानी कि आज़म उस्ताद, वो बड़े नामी ग्रामी उस्ताद थे, उनका आज तक नाम उनका सिक्का बोलता है, उनके बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं। यासीन उस्ताद, उनके बच्चे भी सारे पढ़े लिखे हैं, कोई ट्रक आर्ट की तरफ नहीं आया। यानी कि वो लोग पैदल जेलम से आए, वो बोर्ड पेंटर थे। इसमें एक टेक्सला के उस्ताद थे, रफ़ीक उस्ताद, वो कैलीग्राफी के उस्ताद थे, जैसे मैंने अपना नाम कैलीग्राफी से आपको बताया।
तो वो बड़ी अच्छी कैलीग्राफी करते थे। इन चारों ने आके ना 1952 में इकट्ठे हुए पाकिस्तान, क्योंकि नया नया बना था, तो इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि यार कोई काम किया जाए। वो काम करके ना 2-1.5 घंटे में तो वो फारग हो जाते थे। शाम को इकट्ठे बैठना, जैसे हमारी बैठकें हुआ करती थी, अब तो हम मोबाइल दौर हो गया है, 7 बंदा बैठा होता है तो पता नहीं चलता। वो बैठकें पूरा होता थी, चाय चलती थी, फिर उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह होती थी कि ये क्या हो रहा है। तो वो फिर एक बंदे ने अगर प्लेट लिखी है ना, तो उस प्लेट के साथ उसने फूल बना दिया। शाम को वो बंदा आया, उसने कहा इसने फूल बनाया, कल मैं लिखाई लिखूंगा, इसके साथ शेड लगा दूंगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें करते करते ना, वो जब करते रहे, हमारे काम को ना डिस्को आर्ट बोलते हैं। डिस्को आर्ट यानी कि पिंडी वाला जो है डिस्को आर्ट है, यानी कि इस तरह सारे ट्रकों आर्ट के मुख्तलिफ नाम है, कोटावाल, कराचीवाल, शनवारी, पिशावरी, यानी कि हवेलियां, इस तरह के ये सारे मुख्तलिफ आर्ट हैं। तो हमारा जो है ना, ये बिल्कुल सादा सफ़ेद होता है, इसको पूरा हमने भरना होता है। जब हम पूरा भरते हैं तो इसको डिस्को आर्ट बोलते हैं। और मेरे बुजुर्ग 1955 से उन उस्तादों के साथ रहे। मेरा घराना मौलवी ख़ानदान से है, और मेरी दादी जो थी वो उन्होंने इंतहा गुस्सा किया कि ये तुम इस काम में किधर जा रहे हो, ये तस्वीरें बनाना और तस्वीरें बनाने से इसके अंदर आपने जान डालनी है। क्योंकि सारा मौलवी ख़ानदान जो था, मेरे वाले साहब भी मौलवी थे, तो उन्होंने कहा कि ये इस काम में किधर जा रहे हो। तो दादा ने तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मर्दों ने बाहर जाना होता है, औरतें तो नहीं जाती थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लोग कहेंगे कि तू लोगों को ये चीज़ें सिखाता है, पढ़ाता है, तो ये चीज़ें तूने अपने बेटे को करना शुरू। फिर मेरी दादी की सपोर्ट की वजह से उनको मोहल्लत मिली या शफकत मिली, उन्होंने थोड़ा थोड़ा, उन्होंने कहा मैं तस्वीरें चीज़ें नहीं बनाऊंगा, मैं वैसे ही ये थोड़ा सा काम करूंगा। फिर जब वालिदैन ने देखा कि हमारा बच्चा करना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने आस्ता आस्ता इजाज़त दे दी। तो ये टाइम लगा ना, अपने आप को मनवाना होता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे आपके स्कार्फ से मुतालिक भी जानना है, ये भी बड़ा मुनफरिद सा स्कार्फ है। ये जो है ना, ये मेरे एक दोस्त हैं हड़प्पा से ना, वो ये सारा करते हैं। अच्छा। तो उनसे मैंने लिया। ये सारा हिंदू बुत मत पे जो जितना है ना, ये गंधारा के ऊपर ये सारा है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके ये लिया कि मैंने कहा यार ये मुझे, तो ये नहीं कि ये सारा ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग है। हाँ, यानी कि ये वो बाजारी नहीं है कि आपको मशीन में डालें। तो उससे फिर मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, तो उससे मैंने ये लिया। और देखें ना कि ये जिस तरह आप स्कार्फ से मुतालिक बता रहे हैं, हम ट्रक आर्ट से मुतालिक बात करें, क्योंकि पिछले दिनों लोक विरसा में जो लोक मेला और उसकी हम जब बात करते हैं, डिफरेंट पवेलियंस और मुख्तलिफ टाइम पे हम आपको दिखाते भी रहे हैं, वो अपने टेलीविज़न के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अब आगे भी दिखाएंगे हम आपको, चूँकि बड़ा ज़रूरी होता है हर साल जब ये मेला सजता है, और हमारे बहुत से आर्टिज़न जो कई सालों से आ रहे होते हैं, और इसी मेले में हमें कुछ नए आर्टिज़न भी मिलते हैं जो कि शामिल हो जाते हैं इस काफिले में और आगे बढ़ रहे होते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि लोग कितने ज़्यादा कदर करते हैं इसका। आप ये वाकई, जब आप लोक मेला की बात करते हैं, यकीन जाने पार्किंग की जगह नहीं मिलती, लोग उस तरफ जाना, अगर उस जगह से लोगों ने गुजरना है तो वो कहते हैं जी ऑल्टरनेट रूट बताएं हमें कि क्या हो सकता है, क्योंकि इतने लोग आते हैं वहां पे, इतनी रश होती है और हर तरह के लोग आते हैं। आप ये ना समझें कि अच्छा ये फलानी क्लास के लोग नहीं आएंगे, वहां पर सब पाकिस्तान होते हैं और पाकिस्तानियत सबकी सबसे पहले होती है, बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा सर, कीमत के लिहाज से अब क्या लोग आज भी ये बात करते हैं कि ये इतना महंगा लगाया हुआ है आपने, तो बिकॉज ऑब्वियसली मैं एफर्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है ये, तो क्या उतने ही पैसे आप लोग वसूल कर पाते हैं? उसमें यह है कि माजरत के साथ जो हमारे अपने पाकिस्तानी है ना, ये इतना उस तरह नहीं करते। सही। उसकी वजह भी यही है, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि ये ट्रक आर्ट पहले बाहर गया है। उससे पहले यानी कि हमें मायूब समझा जाता था कि ये ट्रक आर्टिस्ट है, क्योंकि मैं तो सलमा आर्ट, मुख्तलिफ आर्ट करता रहा हूँ, तो मैंने फिर इन चीज़ों को देखा है कि ये ट्रक आर्ट है। जब ये बाहर गया है, बाहर से यानी कि मुख्तलिफ ममालिक से होता होता जो फॉरनर पाकिस्तानी थे, उन्होंने जब आके, यानी कि जब मैं PNCA की कह रहा हूँ, फिर मैंने एक नर्सरी थी वहाँ लगाया था, शादी का इवेंट था, तो लोगों ने कहा कि यार ये क्या है। तो जो ज़्यादा जितना गोरा इसको पसंद करते हैं ना, ख़ासकर जो ब्रिटिश है ना, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ रह के गए हैं, ब्रिटिश जो हैं वो ज़्यादा इस रंग को, यानी कि वो उनके इसमें वो चलता है। और जो दूसरे ममालिक हैं वो टेप का काम, क्योंकि इसमें अब 2-3 काम आ गए हैं, चमक पट्टी का काम आ गया है और स्टील का काम आ गया, और हमारा ये ट्रक आर्ट का है। और काफ़ी आस्ता आस्ता जो है ना ये चीज़ें उस तरह कम होती जा रही हैं जैसे पहले थी ना, और उसका रेट के मुताबिक जो आप चीज़ों के मतलब बात कर रही हैं ना, तो हमारे अपने जो हैं वो थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्योंकि
उनकी वजह है कि उन्होंने रोजाना की बुनियाद पे देखा है जाहिर है। अब हम जो चीज करते हैं हमारा तो उसके अलावा और रोजी रिज़्क नहीं है, हमने इसी को करना है। जो फॉरेनर है ना, तो वो जो है ना, अब हम किसी अच्छे होटल में या किसी जगह पे लेके जाते हैं तो वो फिर हमें रिस्पेक्ट भी देते हैं। फिर वो जब एक बंदा आपको थपकी दे ना कि जा बच्चे ये बड़ा अच्छा आपने बनाया है, तो बंदा को कुछ भी ना मिले, बंदे की थकान जो है ना वो खत्म हो जाती है। सही बात तो है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेले में, ये जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कि लोग मेले में आएं और देखें पूरा पाकिस्तान का कल्चर। यानी कि पूरे लोग साल साल मेहनत करते हैं, हम खुद साल साल पूरा मेहनत करते हैं और इस इवेंट के लिए आते हैं, और बाहर हमें निकलने का मौका नहीं मिलता कि हम देख सकें। जैसे ये बता रही हैं बहन मेरी के बाहर से, यानी कि और रास्ता हमें बताएं जहाँ से हम जा सके। तो इतनी रश होती है, लोग हमें बताते हैं कि हम 3 घंटे में 4 घंटे में पहुंचे। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी आए, क्योंकि साल में ये एक ही इतने बड़े लेवल का इवेंट, इस लेवल का वाकई इवेंट एक दफ़ा ही होता है, तो ज़रूर जाएं। अभी तो लोक मेला सजा हुआ है, तो प्लीज़ डू विजिट दैट और देख के जाए। मैं कहूँगा कि आपको लगता है कि रश आवर्स हैं तो आप देख के भी जा सकते हैं, बिकॉज वीकेंड पे रश ज़्यादा होता है। जाएं ज़रूर। और रश का जिक्र करने का मकसद सिर्फ ये है कि कितना इंटरेस्टिंग है वो, और कितना इंटरेस्टिंग है और कितने लोग उसके साथ कनेक्ट होते हैं कि लोग जाते हैं वहां पे। तो आप भी जरूर जाएं और ऑब्वियसली टाइमिंग देख लें कि किस टाइम पे आपको सूट करता है, तो उस लिहाज से। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड ऑल द बेस्ट। जो आपका इस वक्त लोक मेला सजा हुआ है, इसमें आपका स्टॉल, इस तरह बहुत से और स्टॉल, तो प्लीज़ डू विजिट और अप्रिशिएट करें वहाँ पे जाके आर्टिजन्स जो कि हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अपना काम लेकर आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। कोई दीदा चन माया है, तुड़िया में सब सोनिया तई के मेरी भी मन माया। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा।
कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। Zong के मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 Zong मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 500 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे ग्रूमिंग के ऊपर। अच्छा, जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है? आपने क्या पहना हुआ है, कैसे उस पहने को आपने कैरी, एग्जैक्टली आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप दिख कैसे रहे हैं। सो आपकी अपीयरेंस इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने किस तरीके से जो भी पहना है आपने उसको कैरी किया हुआ है। डजंट मैटर कितने लाखों की चीज़ आपने पहनी है, अगर आपने उसको अच्छे से कैरी नहीं किया, अगर वो आपकी पर्सनालिटी के साथ अलाइन नहीं कर रहा, आपकी फील्ड, आपके प्रोफेशन के साथ वो चीज़ अलाइन नहीं करी, और गलत आउटफिट आपने गलत टाइम पे गलत मौके पहना है, तो उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं रहती। अच्छा, आज ज़रा बात करेंगे, हम याद है शुएब स्कूल में बड़ा डिस्कस करते थे, आज हमारी मैम ने ये पहना है, या यूनिवर्सिटी तक। अच्छा, हम बहुत, क्योंकि मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करूं, कि हमें बहुत ज्यादा होता था कि अच्छा आज मैम ने ये ज्वेलरी, ये टॉप्स पहने थे, आज मैम का ड्रेस का कलर ये था। और अक्सर औकात शुएब यकीन जाने मैम की तैयारी से उनके मूड का पता चल जाता था कि वो एंटर हुई हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि आज ये बहुत अच्छे मूड में, फिर ये होता था कि आज ये बड़े बुरे मूड में, तो जरा तैयार हो जाओ, आज टेस्ट लेने के मूड में। तो ये देखिए कितनी चीजें आप जज कर पा रहे होते हैं। तो आज ज़रा बात करेंगे कि टीचर्स, उनकी ड्रेसिंग किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे वो उस ड्रेसिंग को कैरी कर सकते या कर सकती हैं। सो ज़रा इसको आगे लेकर चलते हैं। Absolutely, इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद साहब इज विद अस टुडे। उनको करते हैं इस शो में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। ग्रेट टू हैव यू। जैसा सबीर ने जिक्र किया उस्ताद का, टीचर्स का, क्या आपके माइंड में भी कुछ ऐसा फ्लैशबैक हुआ बचपन को लेकर, टीचर्स को लेकर? चलिए वहीं से स्टोरी शुरू करते हैं। बड़ी फनी सी स्टोरी है। यू नो व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड, तो लाहौर में, यू नो आई वाज बोर्न इन लाहौर, तो हम थोड़े से एरोगेंट हैं कि यू नो लाहौर ये हैं, लाहौर हैं। तो पता चला कि एक टीचर आ रहे हैं मुरीद के से। अच्छा। तो मुरीद के वाज नॉट पेरिस देन, इट्स नॉट पेरिस नाउ। आई मीन अब लाहौर, हम कहा अच्छा टीचर आएंगे तो हम तो उनको बिल्कुल यू नो विल थ्रो हिम ऑफ बैलेंस। होता है ना 8th ग्रेड का, यू नो वी स्टूपिड, यू नो बच्चे उस वक्त स्टूपिड होते हैं, स्पेशली बॉयज़। गर्ल्स तो उस वक्त भी बड़ी स्मार्ट होती हैं। तो हमने सोचा कि हम इसे यू नो तंग करेंगे। ओके। अच्छा, लिटिल दैट वी न्यू अबाउट हिम। अच्छा, वो आते हैं एंड वी कुड नॉट बिलीव द वे ही वाज ड्रेस्ड। यानी कि हम सोचा भी नहीं कि मरीज कैसे कोई ऐसा टीचर आ सकता है। आई मीन ही वाजंट वेयरिंग अ 3-piece सूट ना, लेकिन इंतहाई खूबसूरत शर्ट, नाइसली फिटेड, नाइस पैंट, नाइस यू नो जैसे कट के साथ और फिट के साथ, एंड नाइस शूज। और द वे ही वॉकड इन वाज, यू नो वो होती है ना वॉक जैसे बड़ी एक कॉन्फिडेंट वॉक होती है। एंड ही लुक्ड लाइक दिस, ऐसे करके पूरा देखा, हाथ में स्टिक थी। ओके। एंड देन वहाँ यहाँ से शुरू किया एक साइड से, भाई हाथ बाहर निकालो। हैं? हाँ, ऐसे ही था हाँ, ऐसे
पूरे like 40-50 स्टूडेंट्स ना, तो पूरा सारा ऐसे पूरा राउंड लगा के he was melting the ice. Yeah. I mean, he melted everything. हमने सोचा कि यार ये क्या है? We never expected this ना. तो हमने कहा सर ये क्या है? तो कहने लगे सर्दियों का तोहफा है। सर्दियाँ थी। कहना बड़ा सख्त तोहफा है। I mean, अब हमारे दिमाग में कि हम तो सोचे थे कि हम इसे we'll throw him off balance, and he threw us like completely. He threw us out of the window. He knew it. He knew it. But I tell you something, he was the best teacher we had. He was, he had a command on his subject. He was the nicest guy, but he set the stage. अच्छा वो जो चाल थी उनकी जो वॉक थी जैसे आपने कैरी करना और दूसरा उनका वो ड्रेसिंग जो थी, I still remember that. अच्छा देखिए अगर वो उस अंदाज से ना आते और स्ट्रिक्ट ना होती तो आज आपको याद भी ना होता। याद भी ना होता। तो मैं जब भी ये फैकल्टी के साथ ये सेशन करता हूँ, भी मैं BZU के साथ करके मुल्तान, तो मैं ये स्टोरी शेयर करता हूँ। तो फिर उसके बाद देयर अबाउट लाइक आई थिंक लास्ट सेशन देयर वर 200 प्रोफेसर्स लेक्चर, दे वर सिटिंग देयर, आई डिड दैट लास्ट वीक। तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आप स्टिक लेके आए, बट डज एनी वन ऑफ यू वॉक विद दिस कॉन्फिडेंस इनटू द फर्स्ट टाइम दैट यू स्टार्टिंग द क्लास? एंड द आंसर इज ऑब्वियसली नो। तो इसमें जो मैसेज है वो ये है कि देखें टीचर की तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो क्या टीचर को स्टूडेंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट तो म्यूचुअल है। अब आए क्लास में मेरे क्या अभी देखें ये जो आपने कहा ना कि वो कॉन्फिडेंटली आए, एक अच्छे ड्रेस के साथ आए, आई थिंक ये रिस्पेक्ट दिया आपने उस क्लास को, उन स्टूडेंट्स को। एग्जैक्टली। तो मैं उसके बाद क्वेश्चन ही मेरा ये है कि कैसे रिस्पेक्ट शो करेंगे? आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, यू आर 50-60 स्टूडेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो क्या आप उन्हें सर कहेंगे, मैम कहेंगे? तो ओनली वे टू शो रिस्पेक्ट इज कि आप प्रॉपर्ली ड्रेस अप होके, व्हाटएवर दैट प्रॉपर यू मीन बाय दैट। सो दैट्स द सेटिंग द स्टेज। मैं ये कहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट शोइंग रिस्पेक्ट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? देखिए अगर टीचर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा तो फिर दुनिया में और कौन कॉन्फिडेंट लगेगा? सही बात है। तो एक तो है कि आपका जो है आपका सब्जेक्ट मैटर पे बड़ी कमांड है, यू नो योर सब्जेक्ट मैटर, कोर कॉम्पिटेंसी है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा कॉन्फिडेंस आता है द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, पर्सनल प्रेजेंटेशन आपकी कैसी। और ये आई मीन हकीकत है, आप दोनों भी इस बात आई थिंक यू विल एग्री, जिस दिन हम अच्छे नहीं लग रहे उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। उसमें अच्छे लगने का मतलब ये नहीं कि मैं ओवरऑल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हमें पता है कि शायद सॉक्स मैच नहीं कर रही या इवन स्मॉल जिसे कहते हैं ना मिस मैचिंग होगी, एक फील सी आपको आ जाती है। इनफैक्ट अगर आपको खुद ही पता चल रहा, अगर आपको कोई दूसरा कोई चीज पिन पॉइंट कर दे तो फिर तो और ज्यादा आपका दिन खराब हो जाता है। एब्सोल्युटली। लेकिन अंदर जो चल रहा था वो बंदे के अंदर ही चल रहा होता है ना, उसे अगले को तो नहीं पता कि यार पता नहीं आई हैड ए बैड हेयर डे, या मतलब है कि मेरी शर्ट टू टाइट है, या पता नहीं मेरे बटन मैंने ठीक बंद किए कि नहीं किए, या एनीथिंग। तो आई वुड से कि आपको कॉन्फिडेंट लगने की दोनों चीज़ों की जरूरत है। अगर आप टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर हैं तो यू मस्ट लुक कॉन्फिडेंट, और दोनों आपके नॉलेज तो है ही है लेकिन आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मैंडेटरी अथॉरिटी तो है, क्योंकि आपको हायर किया गया है, स्टूडेंट्स को पता है कि पास कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं, क्लास से निकाल भी सकते हैं, लेकिन क्या आप अथॉरिटी शो कर रहे हैं कि नहीं? परसीव्ड अथॉरिटी है कि नहीं? अगर परसीव अथॉरिटी नहीं है, मैं आता हूँ, मैं बड़ा लहकता आता हूँ और मतलब लाइक इट्स वॉक इन द पार्क, और मैंने वो फ्लिप फ्लॉप पहने हुए हैं, या मैंने वो कहता है कि रात में इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, सुबह में थोड़ा सा फ्रेगरेंस लगा लूँगा, वो भी इफ आई रिमेंबर इट, और क्लास में आ जाऊँगा, मैं कह आई लेट मी टीच यू। तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क। तो अथॉरिटी शो करना बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी आप जाके कह नहीं सकते कि आई हैव अथॉरिटी, कोई बिलीव करेगा इसे? नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। यू शुड प्रैक्टिस इट। तो वो ये है कि आप लगें कि आप में अथॉरिटी है। तो अगर आप में अथॉरिटी नहीं लगती तो यू आर नॉट गोना बी टेकन सीरियसली। एंड द अदर थिंग इज हाउ कुड यू टीच, हाउ कुड यू इन्फ्लुएंस, हाउ कुड यू वर्क विद द स्टूडेंट्स अगर आप में अथॉरिटी, परसीव अथॉरिटी नहीं लगती। तो ये उसमें तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप रोल मॉडल लगते हैं कि नहीं लगते। देखिए ना आप टीचर का कितना इन्फ्लुएंस है। यू मस्ट रिमेंबर कि ऐसे टीचर हमें मिले हैं कि वी जस्ट लव देम। उसके बाद हम उनकी एवरीथिंग वी कॉपीड। बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, लफ्ज़ खाते कैसे इस्तेमाल करते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? तो ये है रोल मॉडल।
तो अगर आपकी ड्रेसिंग ऐसी है कि आप पैथेटिक लुकिंग है और आप समझते हैं कि यू नो आई मीन वेयर दे गोना लर्न, आप तो दे स्पेंड मोर टाइम विद यू देन दे स्पेंड विद द फैमिली। बिल्कुल हामिद साहब, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने वैसे चीज़ें समझाई जो हमारे टीचर्स वाकई हमारे दौर में भी नहीं देते थे, और खैर अभी भी हम देखें तो उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, अब जरा पहले फीमेल टीचर्स की बात करते हैं, फिर जरा मेल टीचर्स की बात करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिवाइड भी कर हाँ, देते हैं। तो स्कूल टीचर्स, स्कूल फीमेल टीचर्स, उनकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत ही डॉल्ड अप होके आती हैं, यू नो, अगर आप बहुत पार्लर वाली लुक है आपकी, तो आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। क्योंकि फिर अब एक तो यह हर रोज आ नहीं सकती हैं ऐसे। अच्छा, दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंसिस्टेंट लुक होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन जैसे आपने कहा कि बड़ी अच्छी लग रही है मैम, एक दिन मैम जो है ना जैसे घर से लड़के आई हैं, और एक दिन यह है कि बहुत ही सैड लग रही हैं। आपकी एक रोज लुक ऐसी होनी चाहिए, एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसमें आई ऑलवेज से दिस, थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ हो जाता है ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे। वो कहती हैं जी हम प्रिंट पे ख़ास तौर पे आजकल बड़ी इशू चल रहा है मेरा भी ख़वातीन के साथ। तो इशू क्या है, मैं आप मेरा एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, तो मैंने कहता हूँ देखें आप जब बहुत प्रिंटी होके आती हैं ना, तो सारा फोकस प्रिंट पे आ जाता है, तो आप पे फोकस होना चाहिए। अच्छा, वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा होता। अच्छा भी नहीं लग रहा होता। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है, लेकिन प्लेन सॉलिड्स लुक्स नहीं, वेरी लेकिन नाइस। लिटरली अगर आप देखें कि प्रिंट भी डिपेंड करता है। अगर कोई पतली लड़की प्रिंट पहनती है तो फिर भी एक चीज वो भी आप कैरी करते हैं हील्स के साथ, तो आपके अंदर एक ग्रेस मैंने अक्सर देखा है कि आप बॉडी टाइप के लिहाज से भी वो बड़े बड़े फूल और वो आपको और ब्रॉड ये तो एक और चीज़ है ना, प्रोपोर्शन कैसी है, लेकिन प्रिंट का सबसे बड़ा होता है। देखिए आप आपने सॉलिड पहना है ना, तो माय एंटायर फोकस ऑन यू, आई वांट टू लिसन टू यू। जो ही आप प्रिंट पे आ जाएंगे तो मेरा फोकस प्रिंट पे चला जाएगा, क्योंकि प्रिंट एक ऐसी चीज़ ना वो अटेंशन ड्रॉ करता है ना। ऐसा ही है, उसमें काफ़ी कलर्स चल रहे हैं, उसमें काफ़ी पैटर्न चल रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू शुड शाइन नॉट द क्लोज शुड नॉट शाइन। तो इसमें मेरी पहली तो ये आई मीन टिप ये समझ लें या एडवाइस है, ये रिकमेंडेशन है, वो ये है कि आप टीचर हैं, आप प्लेन कपड़ों में आ जाएं, ठीक है। और प्लेन कपड़ों में मेंटेन करना बड़ा आसान है, ठीक है। उसमें आप डिफरेंट कलर्स पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते। बिल्कुल। वो मेरे 4 कलर तो एक हैं ही हैं, वो ब्लैक है, नेवी है, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे। मैंने अब तो याद हो गया पाकिस्तान मुझे याद हो गया, मैंने रटवा दिया पूरे पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। तो जहाँ जाता वो कहता 4 कलर लेकिन मैं लिटिल बिट मोर जनरस विद विमेन कलर्स, तो उसमें 4-5 आपने जरा लेवरेज दी हुई है। लेवरेज दिए 4-5 कलर तो सारे कलर से बहुत अच्छे कैरी कर सकते हैं ना। तो नहीं, लेकिन देखें रियलिटी है कि जिस दिन आपने टफ एग्जाम लेना है तो दिन सॉफ्ट पिंक मत पहन के आए ना। तो आप ये नहीं कि मैंने आज जबरदस्त वाइवा लेना है, जबरदस्त लेना है, तो उसके बाद आप आनी बड़ी सॉफ्ट बन के। तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क। उस दिन आए ब्लैक ड्रेस में आए ना, उस दिन पावर शो करें, कि आई एम हियर टू लाइक या किसी तो आपने किसी को रेप्रीमेंट करना है, क्लास को रेप्रीमेंट करना है, पूरा उनको लेक्चर देना है कि यार आपका पूरा बिहेवियर जो इज नॉट गुड, तो उस दिन आप सॉफ्ट पिंक मत। दैट मींस कि जनरली जो खवातीन हैं, जो फीमेल टीचर्स हैं, वो पिंक पहन के ना जाएं स्कूल। आई वुड से तो बिल्कुल ही ना पहन के जाए, ऐसा कैसे? अब देखिए, अगर कोई प्राइमरी के टीचर है, बच्चों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट करना है, तो पिंक कलर तो बड़ा छोटे बच्चों के साथ तो चलो ठीक है ना, बड़े बच्चों के साथ ना करें ऐसे। ओके। अच्छा हामिद साहब, ये जो आपने बताया ना कि सॉलिड्स का एक इसका ये भी फायदा होता है कि ये बजट फ्रेंडली भी होता है। बहुत बजट फ्रेंडली है। आपके पास 2-3 कलर के ट्राउजर्स हैं, ब्लैक है, व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, एक्सेसरीज। एग्जैक्टली आपने ये 3 ट्राउजर्स आपने रखे, उसके साथ आप लिटरली आपको ब्रांड कॉन्शियस होने की भी जरूरत नहीं है। आप जाकर एक सिंपल प्लेन कपड़ा लेकर सिलवा सकते हैं, और आप उसकी अगर 6-7 शर्ट्स भी या चले 10 शर्ट्स भी डिफरेंट कलर्स में आप बने, तो आप बड़े अच्छे से उसको कैरी कर सकते हैं। कैप्सूल वार्डरोब है। दो खवातीन हैं पाकिस्तान में उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो थी आई मीन बेनज़ीर भुट्टो, अगर आप उनका वार्डरोब निकाल के देखें, आई मीन शी हमें पता है कि उन्होंने कैसे वर्कड एट हाई प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की। तो सॉलिड कलर्स देखेंगे, सिर्फ सॉलिड कलर्स देखेंगे। क्या उसमें प्रिंट्स नहीं मिलते थे? क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी? आई मीन ऑब्वियसली शी कुड अफोर्ड इट। इस तरह हिना रबानी आजकल आप उनको देखें, आई मीन आई एम नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर, बट आई थिंक दे लुक फैंटास्टिक। तो उसमें यह है कि आपने जैसे कहा। अच्छा, दूसरा यह है कि कई खवातीन कहती हैं कि मैं बड़ा बोरिंग लगूंगी, इसमें बोरिंग नहीं लगना चाहती। तो मैं कहता चलें मैं आपको थोड़ा सा और लीवे देता हूँ, मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया देता हूँ, आप थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लें। मतलब ट्रिमिंग आपको पता है कि ट्रिमिंग कर सकती हैं, यहाँ पे ट्रिमिंग करती हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसे फेस्टिव किस्म की ट्रिमिंग करें, आप डिसेंट ट्रिमिंग कर सकती हैं। मैंने देखा बेनज़ीर भुट्टो की खासतौर पर स्लीव पे बड़ी अच्छी एक ट्रिमिंग हुई होती थी बाज़ औक़ात, एंड सोफिस्टिकेटेड ट्रिमिंग होनी चाहिए। उसमें भी जो अगर आपने प्रिंट लेना है तो आप लें वो अरमानी वाला प्रिंट या वर्साची वाला प्रिंट लें,
आप यहाँ किसी बाजार वाला प्रिंट जो है ना इतना जो बहुत इन योर फेस हो वो वाला ना यूज़ करें, तो आप इसी ट्रिमिंग के साथ कर सकती हैं। फिर इसके साथ ये है कि आपके पास तो बड़े वेपन्स हैं, आपके पास मेकअप है, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास हेयर माशाल्लाह यू कैन डू दैट, शूज़ आपके पास अच्छी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो खवातीन के लिए तो चलिए मेकअप हर कोई नहीं भी करना चाहता, इट्स ओके, आप जैसे भी अपने आप को रखना चाहते हैं, बट हाँ बालों के साथ आप डिफरेंट हेयर स्टाइल के साथ जा सकते हैं, आप दुपट्टे में कुछ डिफरेंट कर दुपट्टे सकते में हैं, आप शीक लग सकती हैं, आप उसको हिजाब को पहनती हैं, आप ऐसे तरीके से हिजाब पहन सकती हैं। आई मीन देयर सो मेनी वेज टू अपने आप को आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम जिक्र जरूर आपने खवातीन का भी जिक्र किया, मरियम नवाज साहिबा, आप सियासत पे आप बात ना करें, जो भी आप करें, बट ऑब्वियसली आप पर्सनालिटी पे चूंकि हम यहाँ पे बात करें तो द वे शी कैरीज हरसेल्फ माशाल्लाह। ना पॉलिटिशियन जो है मैं आई वुड से कि ये इवॉल्व हुए हैं, आई मीन ऑल पॉलिटिशियन। तो मैं कहता हूँ कि मरियम नवाज सीएम जो हैं वो भी इवॉल्व हुई हैं और ज़्यादा सॉलिड्स हम देख रहे होते हैं। तो अब ये है ना जितने जैसे ग्रेसफुल वुमेन जो दुनिया में, जैसे मैंने कहा बेनज़ीर भुट्टो है, उनका बड़ा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। सो सॉलिड कलर्स में आ जाएं और उसके बाद आप जैसे कहते हैं इसको ज्वेलरी के साथ, उसके साथ आप उसके साथ मेकअप के साथ आप करें तो आई थिंक लुक राइट। आपने मेकअप के लिए कहा कि बिल्कुल मेकअप भी ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगर आपको कोई इशू नहीं है इसमें, अगर इशू है तो फिर ठीक है आप वैसे ही रहें। ये होता है ना कि आई नेवर वांट टू वेयर मेकअप, सो दैट्स ओके, लेकिन मैं कहूँ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगें। जैसे आप घर से उठ के आई, घर में भी मैं कहूँगा कि ख़वातीन जो हैं माओं को करना चाहिए, थोड़ा सा तैयार होना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि यार घर में ये नहीं कि हर वक्त रोना धोना ही है, कोई थोड़ा सा आदमी अपने आप को फ्रेश भी रख सकता है। और इस तरह मर्दों को भी है, मर्द आते हैं वो घर में आते हैं, नहीं तैयार रहे ना, अच्छा ये लेवरेज, अच्छा ये देखिए ना जरा, मर्द आता है तो वो क्या कहता है थका हुआ हूँ, ठीक है, उसके बाद आता है फजूल सी टी शर्ट पहनता है और फजूल सी अपना शॉर्ट वर्ड पहनता है, पेट ऐसे निकला हुआ आके एक ही कुर्सी पे बैठ जाता है सेम प्लेस पे, तो वो कहता है माय वाइफ इज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी, तो इफ आई वाज हिज वाइफ आई वुडंट पे अटेंशन टू हिम आइदर। तो उसको भी थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि आगे घर में 3-piece सूट पहन ले, लेकिन डिसेंट लग प्रेजेंटेबल एंड डिसेंट। अच्छा मैं आपको अचानक बच सकती है, गेस्ट आ सकते हैं, नहीं ये गेस्ट आ सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए इस बात से करूंगी कि घर एक रिलैक्स होने की आपकी स्पेस है। सो मुझे लगता है कि आप जैसे बैठे ना, नो धुले हुए कपड़े जरूर पहने, बट अपने कंफर्ट जोन के लिहाज से देखिए मैं में हो सकते हैं। मेरी सिस्टर जब मैं यूएसए से आया ना, तो मैं जब उसके घर जाना तो ऐसी ही बैठी थी, मैं कहा मरियम तू ऐसी ही बैठी रहती हो, तो कहती भाई क्या करूँ कहीं जाना तो है नहीं, तो मैंने कहा आग लगा दो इन सब कपड़ों को फिर। देखिए आप जो है ना घर में, देखिए आप रोल मॉडल हैं, याद रखिए इस बात में। मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग एक स्टैट शेयर करता हूँ, ये मैं अपना आई हैव नोटिस्ड दिस, जितने भी गुड लुकिंग मैन एंड वेरी वेल ड्रेस्ड मैन आते हैं मेरे पास, एंड समटाइम्स लुक एट देम, मैं कहता हूँ मेरे पास क्यों आए हैं, दे लुक सो लाइक वेरी वेल पुट टुगेदर। तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप तो इतने अच्छे लग रहे हैं तो मेरे पास क्यों आए, तो वो कहते हैं आज हमने देखा आपको, हमने कहा चलें मे बी विल टॉक टू यू, थोड़ा एनहांसमेंट हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा आपने सीखा कहाँ से, यू नो व्हाट दे से इनवेरिएबली एवरीबॉडी, कि मैंने अपने डैड से सीखा। नाउ इफ यू हैव चिल्ड्रन एंड यू आर फादर, अभी मैं इस्लामाबाद में एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ, मैं कंसल्ट करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, तो एक साहब आए तो मुझे कहने लगे हमसे, अच्छा मैंने उनको देखा लोग बड़े सिंपल से थे, सिंपल मीन यहाँ स्लॉपी भी को सिंपल कहती है ना, तो स्लॉपी भी थे सिंपल भी थे। तो मुझे कहने लगे अब मुझे चेक कर रहे हैं कि हाँ साहब यहाँ आपको होता है इस्लामाबाद में हवाएं चलती हैं, मैं कहा हाँ, आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो कहने लगे मैं शलवार कमीज वाला बंदा हूँ, जब थोड़ी सी हवा चले तो कौन सा शलवार कमीज पहनूँ, जब तेज हवा चले तो कैसा पहनूँ, जब तूफान है तो कैसा पहनूँ। अच्छा मैंने कहा आज तक मुझे किसी ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। मैंने कहा हाँ, तो आई थॉट कि वो मुझे ही इज जस्ट रैटलिंग मी। तो मैंने कहा चल इस बात को छोड़े, मैंने कहा आपके बच्चे हैं, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास 2 बेटे हैं। मैंने कहा अच्छा क्या उम्र है, उन्होंने कहा जी 13 साल की 14 साल की। तो मैंने कहा मैंने ये स्टैट शेयर किए, तो मैंने कहा आपको बड़े पते की बात सुनाने लगा। तो जो ही मैंने स्टैट शेयर किया, मैंने आई जस्ट वांटेड टू टेल हिम और एटलीस्ट शेयर विद हिम कि आपकी ड्रेसिंग, आपके बच्चे जो है ना वो कल आप पूरी जनरेशन लूज़ कर देंगे अगर आप प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं करते। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि माँ बाप दोनों को उनको फेयरली ये नहीं मैं कहता कि आप डॉल्ड अप हो जाएं या 3-piece सूट पहने,
लेकिन आप एक अच्छी ड्रेसिंग कर सकते नहीं हैं। बहुत जरूरी है ड्रेसिंग एंड हाइजीन। आई वाज अबाउट टू से दैट अगर पेरेंट्स डेली बात ले रहे हैं अपने आप को अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, वो नेचुरली बच्चों के अंदर आता है, वरना तो बच्चे भी सुबह मुंह धोए बगैर कहेंगे ठीक है जी। एग्जैक्टली। तो देखें बच्चों को आप कहते हैं ना लेसन मत दें, आप लीड बाय। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त